कभी सोचा है कि कुछ देश इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ जाते हैं जबकि दूसरे बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, खान सर के जियोपॉलिटिक्स पर जो एनालिसिस है उसके जरिए। तो बात यह है कि कैसे छोटे छोटे फैसले, मतलब शिक्षा से लेकर विदेश नीति तक, एक देश की पूरी किस्मत लिख देते हैं। कैसे वो तय करते हैं कि कोई देश ऊपर जाएगा या नीचे गिर जाएगा। बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये सब। तो हम शुरुआत करेंगे भारत के अंदरूनी चुनौतियों से, फिर देखेंगे चीन और पाकिस्तान के साथ इसकी तनातनी, और उसके बाद पूरी दुनिया के पावर गेम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खान सर के एनालिसिस के हिसाब से किसी भी देश की जो असली ताकत है ना, वो उसके लोग हैं। और यहीं पे भारत की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। हमारी जो नींव है, हमारी शिक्षा प्रणाली, वो शुरू से ही कमजोर है। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक रेस हो रही है। एक दौड़ने वाला है जिसे सब कुछ मिला है, अच्छा खाना, अच्छी ट्रेनिंग, और दूसरा, उसे टूटे पैर के साथ दौड़ने को बोल दिया गया है। अब बताइए, इस रेस का नतीजा क्या होगा? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। और यही हमारे देश के भविष्य की नींव बन रही है। ये जो इतने कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, ये असल में बीमारी नहीं, बीमारी का लक्षण है। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि हमारे स्कूल बच्चों को वो सिखा ही नहीं पा रहे जिसकी उन्हें जरूरत है। और नतीजा, उन्हें एक अलग महंगी दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है, सिर्फ कामयाब होने के लिए। अच्छा, अब जरा भारत की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और तुलना करते हैं अपने सबसे बड़े पड़ोसी चीन से। यहाँ जो एनालिसिस सामने आता है, वो भारत और चीन के बीच एक बहुत ही बड़ा, बल्कि चौंकाने वाला फर्क दिखाता है। भाषा, वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी, ये 3 बड़े मैदान हैं। और खान सर का तर्क ये है कि इन्हीं 3 जगहों पर चीन ने एकदम प्रैक्टिकल फैसले लिए, जबकि हम आदर्शवाद में ही फंसे रह गए। चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे। और ये पूरी बहस जानते एक बहुत ही दमदार लाइन पर आकर ख़त्म होती है। हम क्या होता अगर की दुनिया में जीते हैं, और चीन क्या है कि दुनिया में। बस यही है पूरा खेल, यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद का। और नतीजा तो हम सबके सामने है ही। तो चीन के बाद अब रुख करते हैं भारत के दूसरे बड़े पड़ोसी की तरफ, पाकिस्तान। और यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी टिकी है पुरानी शिकायतों और सबसे बढ़कर फौज के दबदबे पर। 93,000, सोचिए 90,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानी है। 1971 की जंग में पाकिस्तानी सैनिकों का ये सरेंडर, इसने सिर्फ इस इलाके का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि हमेशा के लिए ये भी दिखा दिया कि ताकत का पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है। हम सब जानते हैं कि 1947 में 2 देश बने। ये तो हो गई ऑफिशियल कहानी, लेकिन खान सर का नजरिया वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उनका कहना है कि ये 1.5 देशों का बंटवारा था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपनी पैदाइश से ही एक अधूरा, एक बटा हुआ देश था। और यही बात आज भी उसके हर संघर्ष की जड़ में है। और ये पूरी की पूरी सोच बस इस एक लाइन में सिमट जाती है। सेना पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान सेना का है। ये एक ऐसी लाइन है जो उस देश की पूरी राजनीति, उसकी पूरी अस्थिरता और उसके भविष्य के बारे में सब कुछ बता देती है। तो ठीक है, ये तो हो गई पड़ोसियों की बात, लेकिन पूरी दुनिया के मंच पर यह सब कैसा दिखता है? अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटे मोटे झगड़े एक बहुत बड़ी ग्लोबल शतरंज की बिसात के हिस्से हैं। आप यूक्रेन को देख लीजिए या ताइवान को, हर जगह एक ही खेल चल रहा है। बड़ी बड़ी महाशक्तियां पूरी दुनिया को अपनी चेस की बिसात समझती हैं, और छोटे देश वो बस मोहरे हैं जिन्हें अपने फायदे के लिए आगे पीछे किया जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है जिसके नतीजे बहुत असली और बहुत भयानक होते हैं। तो सवाल उठता है कि इस ग्लोबल गेम में भारत कहाँ है? रूस के मामले में खान सर का विश्लेषण बिल्कुल साफ है। भारत का स्टैंड एकदम सीधा और प्रैक्टिकल है। हमने रूस का साथ दिया, रूस ने हमारा साथ दिया, बात खत्म। यहाँ आदर्शवाद की कोई जगह नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ देश के फायदे की है। और ये समझना जरूरी है कि इस खेल में दांव पर क्या लगा है, सब कुछ। कहते हैं ये बात आइंस्टाइन ने कही थी, और ये आज भी उतनी ही सच है कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध वो पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि आज की लड़ाई कितनी तबाहकुन हो सकती है। तो इन सब के बाद सवाल ये है कि भारत आज खड़ा कहाँ है? इन सारी अंदरूनी, पड़ोसी और दुनिया भर की चुनौतियों के बीच ये एनालिसिस एक ऐसे देश की तस्वीर बनाता है जो एक चौराहे पर खड़ा है
और उसे कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ज़रूरी फैसले लेने हैं। और यहीं पर एक बहुत परेशान करने वाला विरोधाभास है। एक तरफ तो हम अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ हमारी बैठकें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ खान सर का तर्क है कि हम अपने ही घर के पास, अपने ही पड़ोस में कमज़ोर पड़ रहे हैं। और ये एक बहुत खतरनाक इम्बैलेंस है। इतिहास से हमें एक बहुत कड़ा सबक मिलता है। सोचिए, मगध का साम्राज्य म्यांमार से तुर्की तक फैला हुआ था, लेकिन जब राजा अशोक ने लड़ना छोड़ दिया तो वो विशाल साम्राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ बिहार जितना रह गया। चेतावनी बिल्कुल साफ है, जो देश अपने हक के लिए लड़ना भूल जाता है वो सिकुड़ जाता है। और इसी वजह से हम इस आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ और सिर्फ ताकत की इज्जत होती है, वहां कभी पहले हमला न करने की सोच एक ताकत है या एक कमजोरी? क्या एक देश शांति का पुजारी भी हो सकता है और एक ग्लोबल सुपर पावर भी? खान सर का पूरा विश्लेषण हमें इसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, और इसी का जवाब भारत का भविष्य तय करेगा।